तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, यही ना आप लोगों का क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, यहीं तक किए थे ना, इसके आगे नहीं पढ़े थे ना। यस मैम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। इसके आगे इन्होंने दिया क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, जो आपके सब्जेक्ट में भी है। तो प्रोटोकॉल में इन्होंने बोला कि 3 तरह की गाइडलाइंस जो है फॉलो हो रही हैं, 3 तरीके के रेगुलेशंस हैं जो फॉलो हो रहे हैं। पहला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसका शेड्यूल वाई है, और सबको पता है शेड्यूल वाई किस लिए होता है। ये अगर कोई ड्रग आप इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेचने के लिए, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल लेना पड़ता है। ये शेड्यूल वाई वही गाइडलाइन कंटेन करता है। तो पहला हो गया शेड्यूल वाई। दूसरा है आईसीएच गाइडलाइन। आईसीएच गाइडलाइन में क्या होता है, फॉर्मेट बना होता है टू विच वी हैव टू फॉलो फॉर परफॉर्मिंग क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें आईसीएच गाइडलाइन का ई6, ई मीन्स होता है इफिकेसी। तो आईसीएच इफिकेसी के लिए, सेफ्टी के लिए, और किसके लिए होता है, क्वालिटी के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए, 4 चीजों के लिए होता है। तो इसमें ई6 जो है उसका R2 वाला जो है वो अमेंडेड पार्ट है, और R1 जो था वो ओरिजिनल आईसीएच गाइडलाइन है रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। तो ये फॉलो करते हैं। और थर्ड है आईसीएमआर। आईसीएमआर सब लोग जानते हैं, नेशनल गवर्निंग बॉडी है जो क्लिनिकल ट्रायल को ऑथेंटिकेट करती है और इथिकल कंसिडरेशन देती है। तो आप ये याद रखना आप लोगों को कि क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए हम लोग को 3 प्रकार की रेगुलेशंस या 3 प्रकार की अप्रूवल्स, 3 प्रकार के ऑथेंटिफिकेशंस लेने पड़ते हैं। फिर हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे व्हाट इज शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में सब लोग सबसे पहले देखना है हमें क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल का हमें सबसे पहले शेड्यूल वाई क्या होता है, इंपोर्ट अगर करनी है या सेल करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करनी है, तो उसके लिए जो क्लिनिकल ट्रायल की स्ट्रेटेजी होती है वो सब शेड्यूल वाई में लिखी होती है। तो सबसे पहले अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या होता है कि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसको करना है क्लिनिकल ट्रायल, तो वो क्या करती है, परमिशन लेती है। इसमें परमिशन दिए जाते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, क्लिनिकल ट्रायल ऑन ए न्यू ड्रग शैल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड अप्रूवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एथिक्स कमेटी। जो हमारा एथिक्स कमेटी यानी जो हमारा आईसीएमआर है वो, और जो हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो अप्रूवल देता है कि ठीक है भाई आप स्टार्ट करिए। तो हमें सबसे पहला काम ये करना रहता है। फिर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, और उन इन्वेस्टिगेटर्स का हम लोग एक कंपाइलेशन करते हैं जिनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग स्किल है, एक्सपीरियंस है। उन्हें कलेक्ट करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं कि आइए आप यहाँ पे स्टडी करिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, स्किल्ड होते हैं, इसलिए उनको प्रपोज क्लिनिकल ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। फिर क्या होता है, प्रोटोकॉल अमेंड्स इट इफ बिकम नेसेसरी बिफोर इनिशिएशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अगर अमेंडमेंट मीन सुधार, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला प्रोसीजर करने की बजाय अगर हम दूसरा न्यू डिजाइन प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ज्यादा ऑथेंटिकेट स्टडी होगी, तो अमेंडमेंट भी वहाँ पे इनवाइटेड है। और अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो नोटिफाई करने होंगे, मीन्स रिटर्न फॉर्म में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी होगी और वो अप्रूव करेंगे एथिकल कमेटी के थ्रू। तो पहला पार्ट था अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल। अब हमको अप्रूवल मिल गया है, कहाँ से अप्रूवल मिला है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी और एथिकल कमेटी से, कि आप अपने स्टडी ऑन करिए। तो अब दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर। अब जब भी क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई स्पॉन्सर जरूर होगा। स्पॉन्सर मीन्स जो मीडिएटर होता है, जो पैसे लगाता है और स्टडी को कंडक्ट करवाता है। तो स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। तो ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और मेंटेन करेगा क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को। इसके साथ ही साथ और क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा, डेटा जनरेट करेगा, डॉक्यूमेंट भी करेगा, और डॉक्यूमेंट मीन्स एक जगह डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखेगा और रिपोर्ट करेगा। वो फॉलो करेगा सारी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइन। स्पॉन्सर को कहा जाएगा कि जीसीपी को फॉलो करते हुए सब चीजें तुम मेंटेन करो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, यानी उससे कहा जाएगा जो जिस लैब में काम करने जा रहे हो ना, उस लैब की सारी चीजें तुम अकॉर्डिंग टू जीसीपी अरेंज करो। इसके साथ और क्या करेगा स्पॉन्सर, सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट का सेकंड, ठीक है। तो उसमें है स्पॉन्सर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द क्लिनिकल ट्रायल टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एट द प्रिस्क्राइब्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, कह रहा है कि जो उस पीरियड के लिए प्रिस्क्राइब क्लिनिकल ट्रायल वो डिजाइन किया गया था, उसका स्टेटस रिपोर्ट बताएगा कि हाँ हमको ये कहा गया है काम करने के लिए, और हम मेरे पास इतनी फैसिलिटीज है, हम इस चीज को आगे की ओर परस्यू कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ स्टडीज
प्री मेच्योरली डिसकंटिन्यू कह रहा है, अगर कोई ऐसी स्टडी जो हम कर रहे थे और वो नहीं हम कर पा रहे हैं और हम प्री मेच्योरली मतलब बिफोर टाइम जो है वो डिसकंटिन्यू हो जा रही है, तो उसका रीजन भी बना के देगा 3 महीने के अंदर। जो भी स्पॉन्सर रहेगा वो 3 महीने के अंदर उसका रीजन बताएगा कि वाई दिस क्लिनिकल ट्रायल कैन नॉट बी हैपन। ठीक है, ये वाला काम स्पॉन्सर करेगा। फिर आते हैं शेड्यूल वाई के कॉन्टिन्यूएशन में स्पॉन्सर के और भी कुछ काम है। एक उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है कि अगर जो हमारा वॉलंटियर है, जो ह्यूमन हमारा है, अगर उसे कोई इंजरी हो जा रही है, डेथ हो जा रही है ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल, तो वो सारा फाइनेंशियल कंपनसेशन की जिम्मेदारी स्पॉन्सर की होगी। स्पॉन्सर जो है उसकी सारा फाइनेंशियल कंपनसेट करेगा अगर इन केस कोई इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है। लास्ट पॉइंट, सेकंड का लास्ट पॉइंट, the sponsor whether a pharmaceutical company or an institution shall submit details of compensation। और वो क्या करेगा, कंपनसेशन उसने दिया है कि नहीं दिया है उसके सारे डिटेल्स भी वो प्रोवाइड करेगा टू इट्स हायर हायर मैनेजमेंट। अपने हायर मैनेजमेंट को जो भी इससे ऊपर होगा उसको ये विद इन 30 डेज ये कंपनसेशन का सारा ब्यौरा लिख करके देगा कि किस प्रकार से डेथ हो गई, किस प्रकार से इंजरी हुई, उन्होंने स्पॉन्सर ने क्या स्टेप लिया, क्या कॉम्पनसेट किया, क्या फाइनेंशियली एड दिया, वो सब चीजें वो लिख करके 30 दिन के अंदर देगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? हाँ ना तो बोल दिया करो। यस मैम। चलो अब आगे थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखे, कितने पॉइंट्स देख लिए हम लोगों ने? क्लिनिकल ट्रायल जो गठित हुई थी उसके बारे में देख लिया, जो स्पॉन्सर था जो परस्यू करने जा रहा है उसके बारे में पढ़ लिया। अब आ रही है बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। ये इन्वेस्टिगेटर्स वही हैं जो क्या कहते हैं स्टडी को प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो स्पॉन्सर नहीं इन्वेस्टिगेटर में आएगा, ये एथिकल कमेटी इन्वेस्टिगेटर में नहीं आएगी, क्लिनिकल ट्रायल अथॉरिटी भी नहीं आएगी, इसमें आएंगे वो साइंटिस्ट जो उस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द ट्रायल अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल एंड द जीसीपी गाइडलाइन। तो इन्वेस्टिगेटर ही पूछा जाएगा, ही अकाउंटेबल होगा कि आपने किस प्रकार से स्टडी को किया है, आपने जीसीपी फॉलो किया है कि नहीं किया। तो ये इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पॉन्सर को जो वातावरण दे रहा है, एनवायरमेंट दे रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, आर दे सफिशियंट और नॉट। अगर वो सफिशियंट नहीं है तो इन्वेस्टिगेटर क्लेम करेगा, स्पॉन्सरशिप से बोलेगा कि दिस इज नॉट फीजिबल टू, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर परस्यूइंग दिस काइंड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हियर। ठीक है, तो सब चीजें ब्यौरा लिख करके सेटिस्फाई होगा तभी इसको स्टार्ट करेगा। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टिगेटर शुड इंश्योर दैट एडिक्वेट मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड। ठीक है, मेडिकल केयर किसके लिए? जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ह्यूमन हेल्दी हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, जरूरी नहीं हेल्दी हो, डिजीज भी लिए जाते हैं, तो उन सबको एडिक्वेट मेडिकल केयर मिल रही है। अगर कोई घटना घटित हो जाती है, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि कार से जाकर एक्सीडेंट हो जा रहा है, एक्सीडेंट का मतलब है ड्यूरिंग मेडिकेशन अगर कुछ उसे प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसके लिए एडिक्वेट मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो एश्योर करेगा इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर shall report all serious and unexpected adverse events। जब इन्वेस्टिगेटर उस स्टडी को परफॉर्म करने जा रहा है, इससे पहले ही वो जितनी भी उसकी एक्सपीरियंस के थ्रू जितने भी आउटकम्स हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट करेगा कि देखो ऐसा है, ये स्टडी लगाने जा रहे हैं, माइट भी ये प्रॉब्लम हो जाए, माइट भी ये एडवर्स इफेक्ट आ जाए, तो वो सब चीजें पहले से इंटीमेट करेगा। The investigator shall also provide information to the clinical trial subject through informed consent process। और एक consent process भी लिख करके देगा कि हाँ we are willing to perform this type of clinical trial और ये इसकी information है। He shall also inform the subject or his nominees for their rights of contact the sponsor to conduct the clinical trial for the purpose of making claims in case of trial related injury or death।
तो ये जो ह्यूमन वॉलंटियर सेलेक्ट किए जाते हैं वो डायरेक्ट स्पॉन्सर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, सपोज करिए 50 ह्यूमंस को कलेक्ट किया गया, गैदर्ड किया गया है, तो सबसे पहले उनसे इंटरेक्ट इन्वेस्टिगेटर करेंगे। इन्वेस्टिगेटर देखेंगे कि जो कलेक्टेड ह्यूमंस हैं या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो उस स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये ह्यूमन अप्रोप्रिएट है, देन ऑल्सो देन ओनली ही अलाउज या इन्वेस्टिगेटर अलाउज फॉर फर्दर प्रोसेस। और साथ ही साथ वो इनसे इंटरेक्ट करके ये भी बताएगा कि ऐसा है, अपना एक नॉमिनी बता दो, क्योंकि ये जो स्टडी करने जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर क्लिनिकल ट्रायल लगाने जा रहे हैं, इसमें ये फैटल भी हो सकता है, इसमें डेथ भी हो सकती है, इसमें इंजरी भी हो सकती है, तो अपना एक नॉमिनी बता दो सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ ऑल इंसिडेंट्स व्हिच वर गोइंग ऑन यू। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेटर पहले से ही उसको क्या कहते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स को बता के रखता है। बुलावे में किसी को नहीं रखा जाता, सबको सब पता रहता है कि मेरे ऊपर क्या ट्रायल होने जा रहा है, क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, क्या फीडबैक हो सकते हैं, सब कुछ पहले से ट्रांसपेरेंटली बता दिया जाता है। वो अब आता है इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेगा उनसे, उनसे बोलेगा कि ऐसा है, तुम हमें लिख करके दो कि यू आर रेडी फॉर परफॉर्मिंग सच टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑन यू। तो वो लिख करके देगा, जो पेशेंट होगा या जो ह्यूमन होगा वो एक शीट में लिख करके देगा कंसेंट टू आई एम रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल स्टडी। ठीक है, और अगर सेकेंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इफ द सब्जेक्ट कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन इन राइटिंग फॉर्म, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में आते हैं वेयर सब्जेक्ट इज नॉट एबल टू गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। दूसरी बात, पहली बात ये है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे सके। मीन्स हमने ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट लिया है कि वो अनकॉन्शियस है, वो नहीं क्या कहते हैं अपने कंसेंट देने की पोजीशन में है, तो उससे उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको उसने नॉमिनी बनाया होगा, वो वहाँ प्रेजेंट होगा, वो कंसेंट लिख करके देगा कि हाँ ये सब्जेक्ट के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। सब्जेक्ट मीन्स ह्यूमन के ऊपर। लास्ट पॉइंट, फोर्थ का लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इफ द सब्जेक्ट और हिज और लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव इज अनेबल टू रीड इट, अगर उसका नॉमिनी भी अनपढ़ है, वो भी नहीं पढ़ सकता है, या वो अनेबल है रीड करने में, राइट करने में, तो वहां पे एक विटनेस रखा जाता है जो कि देखेगा कि सारी सिचुएशंस को, और वो उस चीज का कंसेंट लिख करके देगा कि हाँ बोथ हेल्दी सब्जेक्ट एज वेल एज his nominee were unable to read and write their consent form. That's why I am accountable for that kind of कंसेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें जो एक है वो विटनेस होगा वो लिख करके देगा। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग शेड्यूल वाई के नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एथिक्स कमेटी। अब एथिक्स की बात आ रही थी कि एथिकल कमेटी कौन देगा है, आईसीएमआर देख रहा है, वो अलाउ करेगा एथिकल कमेटी को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, द एथिक्स कमेटी शुड एक्सरसाइज पर्टिकुलर केयर टू प्रोटेक्ट द राइट, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल वनरेबल सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी। तो एथिकल कमेटी क्या देखती है, वो ये देखती है कि सारे राइट्स उसको मिल रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मीन्स ह्यूमन वॉलंटियर जो है उसको वो सारे अधिकार मिल रहे हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में मिलने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो सेफ्टी मीन्स ऑल द मेडिकल केयर फैसिलिटीज आर देयर और नॉट। ठीक है, ये सब चीजें वो एग्जामिन करेगा एथिकल कमेटी के मेंबर। देखो एथिकल कमेटी के जो मेंबर होंगे वो इन्वेस्टिगेटर से अलग होंगे, वो स्पॉन्सर से अलग होंगे। ठीक है, ये अलग होते हैं, ये अलग बॉडीज होती हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट का, एथिक्स कमेटी शुड मेक अ पीरियोडिक स्टडी प्रोग्रेस एंड ऑडिट रिपोर्ट्स फर्निश्ड बाय द स्पॉन्सर बाय विजिटिंग द स्टडी साइट। ये क्या करते हैं एथिकल कमेटी वाले जो मेंबर होते हैं ना, वो अपना वो कर लेते हैं, पीरियोडिकली टाइम बना लेते हैं कि ऐसा है आप फर्स्ट वीक की स्टडी करिए, हम इस दिन आएंगे आपका देखने आपने कितना काम किया है। ठीक है, एथिकल कमेटी के मेंबर्स डायरेक्टली ज्वाइंट होते हैं विद इन्वेस्टिगेटर्स, और वो इन्वेस्टिगेटर्स को कमांड देते हैं ऐसा है आपकी स्टडीज जितनी हुई है और उन स्टडीज को हम इस दिन आकर के देखेंगे। अगर मंथली है तो मंथली हम इस मंथ को आएंगे, हमारे इतने मेंबर्स होंगे, और आपकी जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उस चीज को बना करके रखिएगा, हम उसे ऑडिट करेंगे, आके देखेंगे।
ठीक है। और वो क्या करते हैं, स्टडी साइट्स को भी विजुअलाइज करते हैं। वो देखते हैं कि स्टडी साइट में एक्चुअली में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं केवल ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन में ही सब चीजें क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, ऐसा नहीं। उस चीज को कंफर्म करने के लिए वो एथिकल कमेटी के लोग आएंगे और उसको ऑडिट करेंगे। थर्ड पॉइंट, इन केस एन एथिक्स कमेटी रिवोक्स इट्स अप्रूवल, ठीक है, अगर कोई एथिकल कमेटी का बंदा कहता है नहीं भैया मैं अप्रूवल नहीं दे सकती, ऑल द जो क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है ना वो सब एथिकल कमेटी के ऊपर बेस्ड होती है। एथिकल कमेटी अगर अप्रूवल देगा देन ओनली द स्टडी विल गो ऑन, अदरवाइज इट विल ब्रेक। तो एथिकल कमेटी अगर किसी रीजन के थ्रू कह देता है कि भैया हम अप्रूवल देने के उसमें नहीं है, तो उसको अपना रीजन लिख करके देना होगा, व्हाई इज नॉट एबल टू अप्रूव दिस काइंड ऑफ स्टडी। Last point, fifth का, in case of serious adverse event occurring in the clinical trial subject, the ethics committee shall forward its report on the serious adverse event after due analysis along with its opinion on the financial compensation if any। ठीक है, कह रहा है अगर स्टडी करते हुए कोई घटना हो जा रही है, एडवर्स इफेक्ट हो जा रहा है, और इस बात की इंटीमेशन इन्वेस्टिगेटर ने एथिकल कमेटी को रखी कि भाई देखो ऐसा हमने स्टडी किया था और ये घटना हो गई थी, तो एथिकल कमेटी के लोग इस रिपोर्ट को आगे की ओर, ऊपर की ओर फॉरवर्ड करेंगे और एनालिटिकली एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, फिर इसको आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे और फिर देखेंगे, अप्रूव करेंगे कि इसका फाइनेंशियल कंपनसेशन किया जाए बिकॉज दिस हैपेंड हियर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये वाली जो स्लाइड है वो ये दिखा रही है कि जो कंसेंट फॉर्म होता है वो कैसा होता है। तो दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस, आप इसे जरूरी नहीं है कि आप इसे अपने नोट्स में ऐड करें, दिस इज ओनली फॉर्मेट। अच्छा, फेजेस में आ जाते हैं, सबको पता है फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल क्या है। सबसे पहले आप न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन दे रखा है कि अगर 10 100 ड्रग है तो 100 में केवल 16 ही है जो फेज 1 तक पहुंच जाती है और FDA का अप्रूवल ले पाती है। ठीक है, तो फेज 1 हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत अच्छा सा पढ़ रखा था क्लिनिकल ट्रायल का, किस प्रकार से फेज 1 फेज 2 फेज 3 स्टडीज चलती है। यहाँ पे जो फेज 1 है वो चेकिंग फॉर सेफ्टी, हम लोग क्यों करते हैं फेज 1, क्योंकि हमें देखना है कि दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग इज सेफ और ह्यूमन और नॉट। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए हम चेक करते हैं, इसमें 20 से 100 वॉलंटियर होते हैं और ये इसे फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, सबको पता होगा, इसे एक तरीके से रिवीजन चल रहा है हम लोग का। ये फेज 1 हो गया, सेफ्टी हमने चेक कर लिया। दूसरा फेज में आते हैं, डॉलर का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पैसा बहुत भयंकर लग रहा है। फेज 2 में आ गए, फेज 2 में हमारे वॉलंटियर बढ़ गए, पहले 20 से 100 थे, अब 100 से 500 हो गए। ठीक है, तो अब जब 100 से 500 पेशेंट रखोगे तो उनका कंपनसेशन, उनका खाने पीने का, उनका जो खर्चा है कैपिटल वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी ड्रग का भी खर्चा, जो हम लोग ड्रग यूज कर रहे हैं उसका खर्चा, और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी वर्कलोड बढ़ गया। तो इस तरीके से क्योंकि बहुत सारा काम बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मॉनिटरी कैपिटल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि हमारी ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं। पहले केस में हमने देखा सेफ है कि नहीं, अब यहाँ देख रहे हैं इफेक्टिव है कि नहीं। तो इफिकेसी को चेक करने के लिए हम लोग फेज 2 परफॉर्म करते हैं, इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं हाउ वेल डज द वर्क ड्रग वर्क, कितनी अच्छी तरीके से ड्रग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम लोग फेज 3 में। फेज 3 में यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं रिजल्ट, क्यों कंफर्म करें, बिकॉज वी हैव ऑब्टेन्ड डेटा रिलेटेड टू सेफ्टी एंड एफिकेसी सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे डेटा सेटिस्फैक्ट्री मिले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 से लेकर 5000 पेशेंट हम ले रहे हैं, क्यों, हमने जो 100 से 50 वाली स्टडी है ना उसी को हम लोगों ने इलेबोरेट कर दी है। इलेबोरेट कर दी तो 1000 से 5000 पेशेंट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और इसमें क्या कहते हैं, हम अपने रिजल्ट को कंफर्म कर देंगे, भैया ठीक है, हमने जिस चीज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस पर्पस के लिए इस स्टडी को स्टार्ट किया था, नाउ दिस स्टडी इज अकम्प्लिश्ड। ऐसे करके हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं। फिर फेज 4 में, जो कि हमारा FDA रिव्यू और मार्केट अप्रूवल वाला फेज होता है, और इस फेज में हम लोग को पेशेंट को देने रहते हैं मेडिसिन और सेफ्टी सर्विलेंस इन रियल लाइफ पेशेंट, इसमें लिखा हुआ है, सब देख लेंगे, हम लोगों ने पहले भी इस चीज को पढ़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे जो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है हमारा, ये हम लोग एथिकल कमेटी के सारे वो पढ़ चुके थे, अब हम लोग फेज स्टडी को ही 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसमें इन्होंने फेज 1 को पहले बताया है
फेज 1 में ह्यूमन फार्माकोलॉजी डिस्कस की है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग फॉर सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम टॉलरेंस डोज, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है उसकी, फार्माकोडायनेमिक क्या है, अर्ली मेजरमेंट ऑफ ड्रग एक्टिविटी, तो सब चीजें हम लोग फेज 1 की स्टडी में परफॉर्म करते हैं। तो आप लोग को क्या करोगे, देखो जब ये नोट्स बनाना ना, तो पहले तुम ये वाला डायग्राम बनाना, सबको दिख रहा है ये वाला डायग्राम ना, ये वाला डायग्राम सबको दिख रहा है, शेयर हो रही है ना स्लाइड, इस यस स्लाइड में मैम। ही, हाँ इस स्लाइड में मैं कर्सर के थ्रू आप लोग को बता रही हूँ, जहाँ फेज 1 लिखा है ना, उसमें लिखा है चेकिंग फॉर सेफ्टी और 20 से 100 वॉलंटियर, और यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे इस जगह, फेज 1 के नीचे एक ब्लॉक बनाएंगे, और इस ब्लॉक में आपको लिखना है ये वाला पोर्शन, कि हम यहाँ पे क्या क्या स्टडी रखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ये वाली चीजें यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका नोट्स बन जाएगा। फिर हम लोग आते हैं सेवेंथ पॉइंट, दैट इज थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, इसे केस स्टडी भी कहते हैं, इसमें इफेक्टिवनेस ड्रग की चेक की जाती है। तो सबको पता ही है, इसमें इफेक्टिवनेस चेक करेंगे और डोज डिसाइड करेंगे, कितनी डोज इफेक्टिव है, कितनी लीथल है, कितनी टॉक्सिक है, कितनी थेरेप्यूटिक डोज है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। अब आते हैं फेज 3, फेज 3 में भी सेम मैंने बोला ना, आप लोग क्या करना, जो डायग्राम है ना उसके नीचे ब्लॉक बना लीजिएगा, और ब्लॉक बना करके उसकी जो समरी जो मैंने लिख लिख रखी है ना उसको वहीं पे ऐड कर लीजिएगा। फेज 3 में आल्सो फर्दर एक्सप्लोर द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब होता है जो डीआरसी आप लोग बनाते हैं वो चीज, और रिलेशनशिप अमंग डोज, कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड एंड क्लिनिकल रेस्पॉन्सेज, यूज ऑफ द ड्रग इन वाइडर पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग 1000 से 5000 तक की पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो वाइडर पॉपुलेशन हो गया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज पे स्टडी करते हैं, और इस तरीके से हम अपने ड्रग को सेफ और इफेक्टिव डिक्लेयर करते हैं। नाइन्थ पार्ट है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल, पढ़ाई है पोस्ट मार्केटिंग क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं कि आफ्टर मार्केटिंग, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वट एवर वट काइंड ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट केम इफ एनी, उसको भी स्टडी फिर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम लोगों ने जो कोविड के इंजेक्शन का हम लोग रोज देख रहे हैं, तो जिन्होंने इंजेक्शन लगा लिए उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि डेथ हो जा रही है, या कुछ ऐसा, ब्लैक फंगस भी आपको आ गया, ठीक है, ब्लैक फंगस भी इज आल्सो एसोसिएटेड विद पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। इस वक्त क्या हो रहा है, व्हाई ब्लैक फंगस इज हैपनिंग फॉर ऑन कोविड पेशेंट्स, ये केवल कोविड पेशेंट्स को ही वो हो रहा है, फाउंड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो ये यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल में आएगा, ठीक है। तो आज तो ये भी एक आया था स्टडी के थ्रू कि जिंक की वजह से ऐसा हो जा रहा है, हायर जिंक लोग ले रहे हैं एज अ सप्लीमेंट, और जो फंगल ग्रोथ होती है, जो ब्लैक फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, इसको जिंक बहुत चाहिए होता है प्रोलिफरेट करने के लिए, क्योंकि वो जो इन जनरल लोग जो है आयरन जिंक कैल्शियम का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे केस में जिंक जो है वो असिस्ट कर रहा है फंगल ग्रोथ को, ठीक है। तो ये सारी सारी स्टडीज जो है वो काउंट की जाती है फेज 4 में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग आईसीएच गाइडलाइन में आ जाते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग शेड्यूल वाई पढ़ रहे थे, अब हम लोग आईसीएच में आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग ने जो आज स्लाइड स्टार्ट की है उसमें 3 पैरामीटर्स थे, पहला था शेड्यूल वाई, दूसरा था आईसीएच गाइडलाइन, और तीसरा था आईसीएमआर का इथिकल अप्रूवल। तो हम लोग अभी आईसीएच में आते हैं, तो सभी लोग देख लेंगे, उसमें 4-5 पॉइंट डिस्कस किया गया है, इसे मैं लिस्ट आउट कर दे रही हूँ। आईसीएच गाइडलाइंस जो है, पहला सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर का है, प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइनिंग, कंडक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रायल्स, ठीक है। तो एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है आईसीएच। दूसरा हम लोग चल रहे हैं क्लॉकवाइज, दूसरा जो ग्रीन कलर का है पॉइंट, दैट इज compliance with this standard provides public assurance that the right safety and well-being of trial subjects are protected। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सारे फैसिलिटीज मिल रहेंगे, सारे राइट्स मिल रहेंगे, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड अ यूनिफाइड स्टैंडर्ड टू फैसिलिटेट द mutual acceptance of clinical data by the regulatory authorities in these jurisdiction। कह रहा है कि अगर कोई मामला jurisdiction में जाता है तो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस या जो भी डिसीजन होगा वो आईसीएच गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लास्ट, द यूरोपियन यूनियन
Japan and United States as well as those Australia, Canada and Nordic countries and the World Health Organization, ये सब ICH गाइडलाइन को फॉलो करते हैं. Last point, the principle established in the guidance may also be applied to other clinical investigations for the safety and well-being of the human subjects. कहने की बात ये है कि ICH गाइडलाइन जो है वो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन और एथिकल साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कैसे डिजाइन करना है लैब को, कैसे कंडक्ट कराना है, कैसे रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करना है ट्रायल को, इन सबको फैसिलिटेट करता है. साथ ही साथ जो हमारा हेल्दी वॉलंटियर्स है या ह्यूमन वॉलंटियर्स है उसको सारे राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर जो स्टडी सेफ वे में हो रही है कि नहीं, इन सब चीजों को भी एश्योर कर रहा है. ठीक है, तो आईसीएच गाइडलाइन है ये. नेक्स्ट है हमारा, इसी को इसने थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में कर दिया है कि मैंने आप लोग को जब स्लाइड, जब प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी, प्रीवियस मीन्स जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी आज के लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि R1 जो है वो इनिशियल गाइडलाइन था आईसीएच का और R2 इसका अमेंडमेंट है. तो ये वाली स्लाइड ये बता रही है विच काइंड ऑफ अमेंडमेंट वर डन विद E6R1. R1 जो था ये आईसीएच गाइडलाइन का जो E6R1 था उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं वो चीज यहाँ पे स्लाइड में डिक्टेटेड है. जैसे प्रोटोकॉल टाइटल और डेट, ये सब चीजें, स्पॉन्सर कौन है, इन्वेस्टिगेटर कौन है और उन सबकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स, इसके ये सब चीजें इसमें अमेंडमेंट में ऐड किए गए हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि इसमें सारे स्पॉन्सर, सारे इन्वेस्टिगेटर्स की डिटेल देनी है. दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी, वाई द स्टडी इज गोइंग ऑन, ये सब चीजें बताई गई हैं. तो इस तरह की आईसीएच गाइडलाइन में इन्होंने प्रोटोकॉल का थोड़ा सा अमेंडमेंट पार्ट रख रखा है, वो सब लोग आप लोग देख लेंगे. दिस इज नॉट वेरी रिक्वायर्ड. स्टैटिस्टिक्स लगानी है तो कैसी देखें, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं इस चीज को. स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है विच काइंड ऑफ स्टडी, विच डिजाइन ऑफ स्टडी इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जितने सब्जेक्ट हैं उनको इनरोल करना है पहले, फिर उनका हमको बैच डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर बैच डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ ऐसा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सैंपल साइज और एक्सपेरिमेंट जो होना है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा और टर्मिनेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी जितने बैचेस बने हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. एक तरीके से रैंडम, नॉन रैंडम, लैटिन स्क्वायर, फैक्टोरियल डिजाइन. तो दीज आर द various kinds of statistics which are involved for designing clinical trial on healthy on human volunteer. अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज बेस्ड ऑन 6.10 की बात कर रहे हैं. इसमें रिट्रीवल ऑफ डेटा है कि आप डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव मीन्स ऑब्टेंड कैसे करेंगे, आईआरबी और आईएसी का फंक्शन क्या होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का क्या फंक्शन होगा और कैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग फॉलो करते हैं, उसका फाइनेंशियल इंश्योरेंस करना है, पब्लिकेशन पॉलिसी होती है कि क्या कहते हैं आपने जो भी स्टडी की है उसे पब्लिक करना है, पब्लिकेशन करना है उसके, तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे पब्लिकेशन में, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है. अब हम लोग अपनी थर्ड गवर्निंग बॉडी में आते हैं, दैट इज आईसीएमआर गाइडलाइंस. और ये आईसीएमआर गाइडलाइंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एथिकल कमेटी बेस्ड होता है. इसमें हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज बेनिफिट रिस्क असेसमेंट. ठीक है, टाइप ऑफ रिस्क क्या है और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है. ठीक है, तो जैसे इन्होंने दिया है आईसीएमआर में पहले से लिख करके दे दिया है कि आप जब स्टडी करेंगे तो ये आप देखेंगे अगर लेस देन मिनिमल रिस्क हो रहा है तो क्या करना है, वो कौन सी लेस देन मिनिमल रिस्क मानी जाएंगी. ठीक है, तो उन्होंने डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया है. क्या कहा इन्होंने कि प्रोबेबिलिटी टू ऑफ हार्म और डिस्कम्फर्ट एंटिसिपेटेड इन द रिसर्च निल और नॉट एक्सपेक्टेड. अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था जो और उसका असर निल के बराबर है तो हम लोग उसे रख देंगे लेस देन मिनिमल रिस्क में. फिर मिनिमल रिस्क किसे कहेंगे, देखो ये सारी जो मैं फिर से आप लोगों को समराइज कर दे रही हूँ. आईसीएमआर जो है वो बेसिकली इथिकल प्रिंसिपल्स पे
को फॉलो कर रहा है, वो ये बता रहा है जो हमारे इनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, जब उनके ऊपर स्टडी की जा रही है तो ये 4 तरीके की उनमें रिस्क हो सकते हैं, रिस्क बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मिनिमल लेस देन मिनिमल रिस्क किसको कहेंगे, हम किस प्रकार की आउटकम्स को बोलेंगे कि लेस देन मिनिमल रिस्क है। तो उन्होंने बोला कि अगर नॉन एक्सपेक्टेड कोई ऐसा रिजल्ट आ जा रहा है जिसका इफेक्ट नील है, ठीक है, तो उसको हम लेस देन मिनिमल रिस्क कहेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मिनिमल रिस्क किसे कहेंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर हार्म या डिस्कम्फर्ट जो हुआ है इट इज नॉट ग्रेटर देन दैट ऑर्डिनरी एनकाउंटर्ड इन रूटीन डेली लाइफ एक्टिविटीज। कह रहा है रूटीन डेली लाइफ एक्टिविटीज में अगर हार्म हो जा रहा है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान, तो उसको मिनिमल रिस्क में रख दिया जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि माइनर या ओवर मिनिमल रिस्क ये किसे कहा जाएगा, लो रिस्क किसे कहा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर हार्म या डिस्कम्फर्ट लिटिल बिट मोर, अगर थोड़ा ज्यादा हो गया देन मिनिमल रिस्क थ्रेशोल्ड, ठीक है, सेकंड वाले से अगर ज्यादा हार्म हो गया है पेशेंट को तो हम उसको लो रिस्क में रख देंगे। लास्ट पॉइंट है मोर देन मिनिमल रिस्क और हाई रिस्क। हाई रिस्क में किसे रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हार्म या डिस्कम्फर्ट जो हुआ है वो इनवेसिव है, इनवेसिव मतलब उसे ओवरकम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड ग्रेटर देन मिनिमल रिस्क, थर्ड वाले से ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसको हम लोग हाई रिस्क में हम लोग उसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ तक जो आज हम लोगों ने स्टडी किया दैट इज ऑल रिलेटेड अबाउट क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें 3 तरीके के हम लोगों ने सपोर्टिंग वो स्टडी किए हैं कि किस प्रकार के लोग इसमें होते हैं। पहला है हमारे कौन सी गाइडलाइन होती है, शेड्यूल वाई हो गया, दूसरा हो गया कि क्या कहते हैं आपके ये हो गए, सेकंड वाला आईसीएच हो गया, थर्ड वाला आपका आईसीएमआर हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गाइडलाइन करनी है, ये सब चीजें इसमें लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग देख लेंगे नोट्स और अपने नोट्स बना लेंगे। मैं आप लोगों को अब अटेंडेंस